फर्स्ट है क्लास। ध्यान दीजिए, मैंने आइंस्टाइन का जो पेपर है उससे जो पब्लिश हुआ था, जो आइंस्टाइन का पेपर है जो पब्लिश हुआ था, आपको उसका मैं बता रहा हूँ 1905 में पब्लिश हुआ था और जर्मन भाषा में था। ओरिजिनल जो पेपर था वो जर्मन भाषा में था। उसको अमेरिकन जर्नल जो है छापा था, इंग्लिश ट्रांसलेशन होने के बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ 1965 में, 1965 में। और जिस जर्नल में वो छपा था अमेरिकन, उसका नाम था अमेरिकन जर्नल, जिसमें वो छपा था उसका नाम था अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिक्स। ओरिजिनल पेपर से हम लिए हैं, जर्नल ऑफ फिजिक्स। जर्नल, ये अमेरिकन जर्नल है और ये जर्नल का मोटो क्या है? डिवोटेड, प्योर पेपर में जो लिखा है वही हम लिख रहे हैं, टू द instructional and cultural aspects of नोट करना है। A journal devoted to the instructional and cultural aspects of physical science. ये पब्लिश जो हुआ था, वॉल्यूम उसका था 33, डेट था मई इशू था मई 1965। इसको ट्रांसलेट करने में बहुत से प्रोफेसर और लेक्चरर वर्क किए थे और इसमें 1965 में जर्मन में एक्चुअल पेपर था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट लोगों ने किया। अब क्या है कि उसमें 9 जो है सेक्शंस है बेसिकली। जनरली लोग बात जानते हैं कि वो जो पेपर है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन करने के लिए पब्लिश हुआ था, या रिलेटिविस्टिक का जो लॉ है उसके बारे में, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जबकि ऐसा नहीं है। आप पेपर को इन डिटेल तो इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जितना समझ में आता है उससे पता चलता है। 9 सेक्शंस हैं उसमें और 9 सेक्शन में उन्होंने डिफरेंट प्लैंक्स, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में भी अपना व्यू रखा है, लाइट का एमिशन ट्रांसमिशन के बारे में भी अपना व्यू रखा है, इंट्रोपी के बारे में भी, मॉलिक्यूल्स और गैस के मॉलिक्यूल्स और रेडिएशन के इंट्रोपी के बारे में भी उन्होंने अपना व्यू रखा है। और इतना ही नहीं, मूविंग चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में भी उन्होंने व्यू रखा है। यानी उनका 9 सेक्शन में 9 डिफरेंट चीज़ पर उन्होंने अपनी व्यू को रखा है, डिस्कस किया है उसको। उसमें 1 प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन से क्वांटम थ्योरी का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जो प्लैंक ने
बोला कि NH न्यू एनर्जी, एक पंपिंग में कोई चीज़ एनर्जी जो है NH न्यू निकालता है एक बार में। तो वहाँ से स्टार्टिंग हुआ आपको क्वांटम थ्योरी को की स्टार्टिंग मानी जाती है, एक एजम्पशन था उसके आधार। लेकिन मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ कि आइंस्टाइन इतनी सिंपल भाषा में बातों को रखा, एक वर्ड से ये सारे चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। जिस तरह आप समझते हैं उस तरह वो नहीं। और आज मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल के लिए जा रहा था, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है RTO ऑफिस, तो मैंने देखा वो सिमेट्री जो है जनरल लाइफ में भी लागू होता है। मैं आज तत्काल आज सुबह की एक कहानी आपको मैं बताऊंगा, स्टोरी बताऊंगा, तो आपको लगेगा जी यार ये तो बात सही है। इतनी सिंपल आइंस्टाइन ने सोच करके और उन्होंने पूरी फिजिक्स में लगा दिया, पूरा साइंस में इवेंट कर सकते हैं कि लगा दिया लॉ को, और सब जगह सही पाया गया। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पेपर आया था, उस पेपर में जो है क्यों हमने इसको, जो सटन बोस को भी सपोर्ट करने में आइंस्टाइन का बहुत बड़ा हाथ है। सबसे बड़ा हाथ है कि आपको जानकर ताजुब होगा कि जर्मन इंग्लिश के जानकार थे, सटन बोस के जो पेपर थे इंग्लिश में थे, उनको आइंस्टाइन ने उसको इंग्लिश जर्मन में ट्रांसलेट किए और उन्होंने कहा आई विल डू वर्क, उनकी ओन स्टेटमेंट है, मैं भी इस पर काम करूंगा। जो उन्होंने बोला फोटोन गैस के बारे में एक्सप्लेनेशन दे करके, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कोई चर्चा बिना किए हुए सटन बोस ने प्लैंक का जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसको एक्सप्लेन कर दिया था और उसको निकाल लिया। बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उन्होंने सपोर्ट किया था, उन्होंने उनको हेल्प किया था, एक तरह से हेल्पिंग नेचर इससे शो होता है आइंस्टाइन का। लेकिन आइंस्टाइन का पेपर को अगर निचोड़ से पूरा पढ़ेंगे तो मैं एक लाइन में आपको उसका निचोड़ बता सकता हूँ। और साइंस है, आपका एटीट्यूड बदलना भी मेरा काम है कि आपकी एटीट्यूड साइंटिफिक होनी चाहिए। लाइफ ठीक है, ओके, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अच्छी चीज़ है, लेकिन टॉक जो होनी चाहिए, आपकी सोच जो होनी चाहिए, ये भी लाइफ में बहुत मायने रखता है। एक आदमी 4 IIT करता है, एक आदमी ब्रेड बटर के लिए ही फाइट करते रह जाता है पूरी लाइफ में, एक आदमी बहुत आगे बढ़ जाता है, और एक आदमी सेम डिग्री सेम रैंक, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। इवन 62, 65 ऐसे रैंक वाले बच्चों को भी मैं कर सकता हूँ। हमारे यहाँ से जो बच्चे किए हैं 2001-2 में, उनके बारे में बोल सकता हूँ कि इतनी अच्छी रैंक, ऐसे भी बच्चे अपने पास हैं जिनका आप रैंक सोचेंगे तो होश उड़ जाएगा। और वह लड़के हिंदी में थे 11th में, 12 में इंग्लिश मीडियम गए, बोर्ड में 70% और 62% IIT में, 62 IIT में रैंक, ऐसे भी अपने बच्चे हैं एकदम। हेमंत सिंगल जो 2002 या 3 का बच्चा था, हिंदी से 11th किया, 12 में इंग्लिश से दिया। और आपको जानकर ताजुब होगा कि वह लड़का को शायद 70 रैंक था कि कुछ, स्क्रीनिंग पहले होता था और एडवांस माने जेई मेन होता था उस समय, उसमें उसका रैंक था, आपको पता होना चाहिए कि उसका रैंक 62 की 62 था। माने अब देखिए रिवर्स है, स्क्रीनिंग में कम रैंक और इसमें ज़्यादा रैंक, ये भी यूनिक चीज़ है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं अपने यहाँ से क्रॉस किए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर ये आइंस्टाइन इतना पॉपुलर कैसे हुआ। और आइंस्टाइन ने पेपर को एनालिसिस, लॉजिक के आधार पर उन्होंने सर्वप्रथम, आपको वेव थ्योरी में बताता हूँ। वेव थ्योरी हम लोग पढ़े थे ऑप्टिक्स में, हमारे यहाँ अपने सिलेबस में ही पढ़ते हैं। वेव थ्योरी क्या कहता है? अगर मैक्सवेलियन वेव थ्योरी मैंने मैक्सवेल का इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी के आधार पर अपन बात करते हैं, तो ये क्या कहता है? कहता है कि भाई कोई भी बॉडी है तो वह एनर्जी कंटिन्यूअस एमिट्स करता है, इसका रेडिएशन कंटिन्यूअस होता है, यह डिस्क्रीट पार्टिकल्स का नहीं बना हुआ है। ये वेव थ्योरी कहता है कि कोई भी बॉडी एनर्जी एमिट्स किया तो एनर्जी का जो एमिशन होगा वह जो है एनर्जी कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट नहीं है, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें नहीं है। वेव थ्योरी यह कहता है। और मैक्सवेल का इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी कहो चाहे वेव थ्योरी कहो,
वेव थ्योरी को काटना आइंस्टाइन के बस की चीज नहीं है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता है, क्योंकि वेव थ्योरी से के सपोर्ट से उस समय इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो प्रॉब्लम थे, फेनोमेनन थे, उनको एक्सप्लेन कर दिया गया था और लोगों को विश्वास हो गया था कि वेव थ्योरी जैसा दुनिया में कोई नहीं। स्पीड ऑफ लाइट, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है स्पीड ऑफ लाइट से चल सकता है। ये सारी चीजें ये एक्सप्लेन कर चुका था, इसलिए उसको आप काट नहीं सकते हो। कोई काटता है, कोई काट भी दिया तो कोई उसको विश्वास में नहीं लेगा, वो बात को सपोर्ट नहीं करेगा। फिर भी ये है आइंस्टाइन की लुकिंग जो होती थी, सोच जो था, थॉट्स जो था, वो हमेशा नेचर में सिमेट्री को तलाशते थे। आइंस्टाइन साहब का ये की बहुत बड़ी चीज है, उपलब्धि है कि वह हर चीज को सिमेट्री से देखते थे। ईगर फॉर लुकिंग फॉर सिमेट्री, माने उनकी एक ईगरनेस होती थी, माने वह चाहत होती थी कि यार ये चीज है तो सिमेट्री है, नेचर में सिमेट्री ही हो सकता है, नेचर विदाउट सिमेट्री ये डेवलप करना मुश्किल है। अब देखिए यहाँ एक बात मैं करता हूँ, यहाँ पर बात करता हूँ, अगर कोई मटेरियल बॉडी है, सिंपल सी बात मानिए, दिस इज मटेरियल बॉडी, और ये मटेरियल जो बॉडी है ये क्या है, किसके बने हुए हैं, मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। मॉलिक्यूल्स क्या है, यूनिट है, उनके अंदर एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ भी यूनिट होगा। ऐसा थोड़ा है कि ये कंटीन्यूअस होगा, मॉलिक्यूल कंटीन्यूअस नहीं हो सकता, डिस्क्रीट है। और दिस इज पावर स्टेशन, ये जो है, ये जो मटेरियल बॉडी है, कोई जो एमिट्स कर रहा है, एनर्जी रेडिएट करेगा, कोई बॉडी करेगा, मटेरियल बॉडी करेगा, और ये मटेरियल बॉडी जो एनर्जी रेडिएट करेगा, इसके अंदर की बात करो, जैसे अंदर की बात करोगे तो इसमें मॉलिक्यूल्स है डिफरेंट लोकेशन पर, और ये मॉलिक्यूल्स जो है कंटीन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है, ये अलग अलग है। यानी एनर्जी जो है किसी बॉडी में कंटीन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है। जहां जहां मॉलिक्यूल का लोकेशन है वहां एनर्जी है, जहां जहां मॉलिक्यूल का लोकेशन नहीं है वहां एनर्जी नहीं है। यानी यहां पर एक माने एसिमेट्री मिल रहा है। यार बॉडी के अंदर तो एनर्जी क्या है, छोटा छोटा सेल के छोटा छोटा यूनिट के रूप में है, अलग अलग क्वांटाइज कर सकते हो कि अंदर तो एनर्जी क्वांटाइज है। ये तो आप बात बोलते हो, उस समय तक इतना था कि एटम मॉलिक्यूल्स है भाई, तो उसमें तो एनर्जी क्वांटाइज है, अलग अलग है, और निकल जो रहा है उसको कंटीन्यूअस बोल रहे हो। तो इस तरह के एसिमेट्री को आइंस्टाइन एक्सेप्ट नहीं करता था, सॉरी नहीं करते थे। आइंस्टाइन हमेशा बोलते थे कि भाई नेचर है तो उसमें सिमेट्री होनी चाहिए, अगर ये जो है क्वांटाइज है तो एनर्जी भी क्वांटाइज ही निकलेगा। उनके मन में ऐसा था, लेकिन करने से तो कुछ नहीं होगा, मतलब वो सिमेट्री, एसिमेट्री को एक्सेप्ट नहीं करते थे। एक ये जो है इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है, रेडिएशन को, ट्रांसमिशन और एमिशन को, उसमें ये चीज है, ये उसका फर्स्ट पारा सेकंड पारा में आप पढ़ेंगे तो ये चीजें आएगी। हम अपनी भाषा में उसको और इजीएस्ट कर दिए। दूसरा उनका था इलेक्ट्रोडायनेमिक में जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात आई, वहां पर भी सिमेट्री की बात है, सेम चीज है। हमने जो आप पारा पढ़ेंगे तो सारे पारा में का निचोड़ मैं बता रहा हूं पढ़ने से, और ये जो है आपको मैं बता रहा हूं कि कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर सपोज कीजिए कि यह मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में आपको मैग्नेटिक फील्ड है B इक्वल टू B नॉट T, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, या एक मैग्नेट ले लो, जस्ट फॉर एग्जांपल दिस इज योर मैग्नेट, अब मैग्नेट को V नॉट वेलोसिटी दे दी, तो V नॉट वेलोसिटी जब सोर्स है, ये किसका, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेट सोर्स है, और इसको मोशन दे दिया तो इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है, जो पढ़ाएंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको कहते हैं। तो ये मोशन में सोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, मोशन है, तो यह इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है। और यहां अगर कोई लूप रख दिया तुमने तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। यह बहुत पॉपुलर होगा, आपको 10th में भी देखते होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको कहते हैं। तो ये इसमें करंट फ्लो करता है, लेकिन इसका कारण कहा जाता है कि ये जो मोशन में मैग्नेट है तो हर जगह वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किए हुए, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया, यहां भी किया, यहां भी किया, यहां भी किया, यहां भी किया, और वह जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया है वह जो है सुनने वाला है, समझने वाला है कि वह इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमारा ई होता है, वह यह इलेक्ट्रोस्टैटिक या नहीं है, इंड्यूस है, नॉन कंजर्वेटिव है, अलग तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है। वह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें करंट फ्लो करता है।
ड्रिफ्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। परंतु अब इसको दूसरी बात से सोच, इसको एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया जाता है। और क्या है कि मैग्नेट को फिक्स कर दीजिए। जैसे आप देखो, आप मैं बता रहा हूं कि मैं सोर्स को फिक्स कर दीजिए, तो एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गया। मान लो कि यहां मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या करो कि अब ये एक रॉड को, एक लूप का कुछ पोर्शन को इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराओ, तो अब मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है। अब ये कंडक्टर मूव कर रहा है, तो इसमें जो है इंड्यूस ईएमएफ पैदा जो होता है उसका कारण दिया जाता है कि वो मोशनल ईएमएफ है। ये मूव कर रहा है तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा चार्ज इलेक्ट्रॉन पर, तो एक्युमुलेट हो जाते होंगे ऊपर नीचे कहीं, और उसके कारण यहाँ एक बैटरी जनरेट हो जाता है जिसको मोशनल ईएमएफ कहा जाता है। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं होता है। यहाँ पर जो है आपको चार्ज एक्युमुलेट हो गया ऊपर नीचे, तो बैटरी जैसा बिहेव कर गया। इस पर भी अपोजिशन था। आइंस्टाइन का कहना है कि एक ही फेनोमेनन जिसमें एक रिंग में करंट फ्लो कर रहा है और दो है, एक में सोर्स मूव कर रहा है और एक जिस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, एक में वह मूव कर रहा है, तो दोनों फेनोमेनन एक ही है कि जिससे इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है। लेकिन दोनों का एक्सप्लेनेशन जो है उसमें एसिमेट्री है, जिसको आइंस्टाइन साहब एक्सेप्ट नहीं करते थे। उन्होंने बोला कि यार दोनों में एसिमेट्री नहीं होना चाहिए, दोनों का एक्सप्लेनेशन एक ही तरह से होना चाहिए। एक इंड्यूस के कारण है तो दूसरा भी इंड्यूस के कारण नहीं होना चाहिए। और उसका जो है हम आइंस्टाइन लूप को पढ़ाते हैं, बेसिकली हम पढ़ाते हैं, हम उससे भी प्रूव करते हैं। उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि इसमें भी सिमेट्री है, और उन्होंने बहुत जगह दिखाया। जैसे आपको मैं बता रहा हूं कि उन्होंने एंट्रोपी को भी समझाया। एंट्रोपी क्या होता है आपको पता होगा। एंट्रोपी जैसे इंटीग्रेशन होता है dq/t, ये हीट है, अब आई टाइम, ये हीट dH मान लो, ये होता है एंट्रोपी होता है। केमिस्ट्री में बताया जाएगा, ये बताया गया होगा। एंट्रोपी का ये मतलब तो है, ठीक है, ओके। एंट्रोपी को भी एक्सप्लेन उन्होंने किया मॉलिक्यूल्स के लिए और गैस के लिए, सॉरी रेडिएशन के लिए। मॉलिक्यूल तो गैस ही हो गया ना, और रेडिएशन के लिए भी किया उन्होंने, दो के लिए एक्सप्लेन किया एंट्रोपी। लेकिन एंट्रोपी का सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको मैं थोड़ा सा जल्दी कर दे रहा हूँ कि ये एंट्रोपी है, स्टोरी कई बता रहा हूँ। तो इसमें ये एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है, आपको केमिस्ट्री में सर जी बताएंगे। एंट्रोपी जो होता है उसको सिंपल वे में भाषा में समझिए। ये वेसल है, या वेसल है आइसोलेटेड है। इसमें अगर आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर ले लीजिए और सेम वाटर इसमें भी लीजिए, लेकिन वह टेम्परेचर ले लीजिए, आप सपोज कीजिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक बड़ा वेसल लीजिए, इन दोनों पानी को इसमें मिला दीजिए, आइसोलेटेड मान रहे, इनको एक सिस्टम मान ली, इन दोनों पानी को सिस्टम मानी और इस पानी में को मिला दिए इसमें। तो इसमें कुछ टेम्परेचर आएगा 50 80, ना 80 होगा ना 50 होगा, यहाँ हो जाएगा 75 डिग्री, चाहे 60 डिग्री, कुछ भी होगा, लेकिन 50 और 80 के बीच में होगा। तो सपोज दैट विल बी 70 डिग्री। क्या हुआ, इसका एंट्रोपी बढ़ा कि घटा? तो एंट्रोपी घट नहीं सकता सिस्टम का। ये दोनों सिस्टम मिल जाए तो एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहेगा, या एंट्रोपी जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, या दूसरा क्या हो सकता है, एंट्रोपी सिस्टम का इंक्रीज कर सकता है। एक ये सिस्टम है, इसका एंट्रोपी घट सकता है, बढ़ सकता है, इसका एंट्रोपी घट सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन इनको एक सिस्टम मान लिया गया तो इनका एंट्रोपी एज ए होल कांस्टेंट रहेगा या बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये बड़ा सिंपल एक आपको लॉ बता रहा। तो यहां पर अगर बात आप करते हो कि ये कब बढ़ेगा कब घटेगा, तो ये इसके बिना भी आप समझ सकते हो, ये मत सोचो, भूल जाओ। क्या ये 70 डिग्री का 70 डिग्री है, तो बिना मोटर, बिना पंपिंग, बिना हीट किए हुए या कूल किए हुए आप इससे आधा पानी इसमें डालकर 50 ला सकते हैं, और इससे इसमें डाल करके 80 ला सकते हैं। बोलिए, हाफ पानी इसमें 80 और इसमें हाफ पानी डालकर 50 ला सकते हैं क्या? बोलिए, नहीं ला सकते, नहीं ला सकते ना। तो ये प्रोसेस ऐसे हो सकता है, लेकिन यह प्रोसेस ऐसे नहीं हो सकता है। तो इस सिस्टम का एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगा। मेरी बात को आप फॉलो किए, इस सिस्टम का एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगा। लेकिन अगर यह बनकर यह हुआ और यह फिर इस तरह का बन जाता विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एक्स्ट्रा सपोर्ट, यह सिस्टम है, यह सिस्टम है, यह सिस्टम बना है, यह सिस्टम फिर 20, 50 और 80 में बदल जाता आधा आधा पानी अपने आप।
तो उस समय इंट्रोपी इसका क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। हार्ड लग रहा है? हेलो, नो सर। एकदम देखो, कोई चीज को बड़ा से बड़ा चीज हो उसको भी अगर अच्छी तरह से आप समझे तो जीरो लेवल पर आप समझ सकते हैं चीजों को। ये इंट्रोपी का थोड़ी सी बात है। अब क्या है कि इस इंट्रोपी का क्या होता है, तो आइंस्टीन ने के पेपर से मैं 2 इक्वेशन लेता हूं, थोड़ा सा प्लीज। तो हम पेपर लेंगे दो चीज और आपको समझाएंगे। हाँ, ये 2 पे हम लेते हैं कि S माइनस एस नॉट उनका पेपर का है, मेरा इसमें मॉलिक्यूल के लिए R/N, RY यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है या एवोगैड्रो नंबर है, ln V/V0 इंटू n का पावर n है। ओके, ये रेडिएशन के लिए इसी तरह का है, थोड़ा सा यहाँ पर प्लैंक ब्लैक अल्फा बीटा में आ जाता है, जो आपको बस की चीज नहीं है, मतलब इसी फॉर्म में रेडिएशन का भी आता है। यहाँ थोड़ा समथिंग कुछ अल्फा बीटा कुछ आ जाता है, और उसी को लेकर एच न्यू में कन्वर्ट कर दिए थे आइंस्टाइन साहब ने, उसको बदल करके ला दिया था कि एनर्जी का यूनिट वैल्यू एच न्यू ही होगा। तो मैं बता रहा हूँ ये एस और एस नॉट इंट्रोपी है। एस नॉट जब गैस वी नॉट वॉल्यूम में ट्रैप है तो वह वी नॉट है, एस नॉट है। और एस क्या है, जब उसको मैंने क्या किया, जब उसकी वॉल्यूम भी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वह उस समय इंट्रोपी एस है। और ए जो है नंबर ऑफ वेज है जिससे उसको रखा जाए। जैसे इसको समझा रहे हैं, जैसे यह मान लीजिए कि यहाँ पर एक लिक्विड है, सपोज कीजिए, चाहे सपोज कीजिए यह एक वेसल है, और ये वेसल में मान लीजिए थॉट प्रोसेस में कि पूरा मॉलिक्यूल इतना ही दूर में है, तो कितने वेज से ऐसे पूरा मॉलिक्यूल ऑफ गैस इतना ही दूर में, इस कोई बाउंड्री इसमें नहीं है, तो इस तरह कितने वेज से रख सकते हैं, वह एन हो गया। और उस समय इंट्रोपी एन से नॉट हो गया। नहीं समझे? मैंने एक छोटा सा वॉल्यूम में पूरी मॉलिक्यूल मार है विदाउट बाउंड्री एस्यूम की, तो ऐसा कितना वे होगा इसमें, वह एन हो गया। और ये हो गया एस नॉट, उस समय क्या हो गया, ये वी नॉट वॉल्यूम इसका हो गया, वी नॉट वॉल्यूम में पूरा मॉलिक्यूल। और ये छोड़ दीजिए, स्प्रेड कर दिया, तो ये स्प्रेड कर गया, तो अब कितना वे से यह जो है ये मॉलिक्यूल पाए जाएंगे, मॉलिक्यूल कहीं कहीं पाए जाएंगे, पूरा में थोड़े पाए जाएंगे एक गिवन टाइम में, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, तो वह एन वेज बदलते जाएंगे मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो एक गिवन टाइम में आप कह सकते हैं सी स्पीड से रेडिएशन चलेगा, रेडिएशन में यही लगाएंगे तो सी स्पीड से उसके पार्टिकल्स चलेंगे, और इसके लिए ठीक है मॉलिक्यूल है, तो एक गिवन टाइम ओके, क्योंकि उस समय स्थिति सेम रहेगी, तो कितना वे से यह स्प्रेड करके मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा। जैसे इसको समझिए कि कोई वाटर है और उस वाटर में मैंने इंक डाला एक जगह, इस वाटर पर एक जगह इंक डाला, ये तो कितने वे से डाल सकते हैं, तो वह हो गया ये। और उस समय ये जो है वी नॉट वॉल्यूम है, उसमें यह स्प्रेड है, तो उस समय आपका क्या है, ये एंट्रोपी एस नॉट है, और ये जो है फैल गया चारों तरफ, तो इसके मॉलिक्यूल इसमें चारों ओर घुल जाएंगे, मिल जाएंगे, तो उस समय वो कितने वेज से उसमें पाए जाएंगे ये पूरा वॉल्यूम में, ये वाटर में, तो वह जो हो गया उस समय एंट्रोपी निकालेगा तो इस होगा। अब सवाल यहाँ है कि प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि अगर ये इसमें वे जो है बड़ा होगा नेचुरल, तो उस समय एंट्रोपी भी बड़ा होगा। अगर इसमें जो है एंट्रोपी का एक है, तो वे ये जो है इससे उन्होंने आगे चल करके निकाल दिया कि एनर्जी भाई क्वांटाइज ही होगा। सबसे बड़ी बात क्या था कि उन्होंने कहा कि भाई जो एनर्जी निकलता है बॉडी से सिमेट्री के अनुसार एकदम थ्योरेटिकली ये पूरा जाता है, उससे आ जाता है चीजें, लेकिन हम उतनी बातें तो नहीं बता सकते क्योंकि हमको कहानी के रूप में ही आपको बताना पड़ेगा। तो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ कि उन्होंने बताया, सबसे बड़ी हमको अच्छा यहाँ पर क्या लगता है कि आइंस्टीन ने बताया कि एच न्यू एनर्जी, अगर न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है तो उसके जो एनर्जी के जो यूनिट होंगे छोटे छोटे, जिसको फोटोन नाम दिया गया, उसकी एनर्जी एच न्यू होगी। ओके, और ये न्यू जो है रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, तो वेव थ्योरी के अनुसार जो आता था एनर्जी रेडिएट होता था वो भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो जो का त्यों रहा। और उन्होंने बोला कि भाई एच न्यू का छोटा छोटा टाइनी पार्टिकल्स होंगे और वो मटेरियल पार्टिकल नहीं हो सकते,
वो मटेरियल पार्टिकल से अलग है। और वह पार्टिकल जो होंगे वह लाइट, वह जो है फोटोन नाम दिया गया, और वह फोटोन जो एमिट्स हुआ तो बड़ा फायदा है कि वेव थ्योरी भी बचा है और फोटोन थ्योरी भी बचा है। और इस तरह आइंस्टाइन ने सिमेट्री से ही पूरी दुनिया को समझने की कोशिश की और उन्होंने पेपर पब्लिश किए। सारे जो थ्योरी अवेलेबल होते थे उसका वह जो है प्रॉपर डिस्कशन करके ऐसा कुछ किए। दूसरा बात बता रहे, जब मैं सुबह जा रहा था, वो कहानी को बीच में छोड़ा क्योंकि इनको पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, बड़े लोग हैं। तो मैंने देखा कि आपका माइंड भी लुकिंग फॉर सिमेट्री, ये सिमेट्री को एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे मैं जा रहा था तो कार मेरी रोड पर जा रही थी, तो एक पार्टिकुलर कलर का, यू कैन से ग्रे कलर, आप समझते होंगे, समझते हैं ना, ग्रे कलर समझ में आता है ना, ग्रे कलर का एक कुत्ता मरा हुआ रोड पर पाया गया और उसको मारने वाली जो गाड़ी धक्का मारी वो जीप टाइप की थी। एक कुत्ता, डॉग, कुत्ता जो है एक रोड पर धक्का मारा, एक गाड़ी लड़खड़ाते हुए मरा। हमारी गाड़ी जस्ट उसके बाद गुजरी, मैंने थोड़ा सा एक दो गाड़ी जाने थे, और कुत्ता जैसे मरा वो मैंने देखा। एकाएक मेरे दिमाग में एक बात आई। मैं जब 4th 5th में पढ़ता था तो बहुत छोटा ही होगा, लेकिन उतना भी छोटा 4th 5th में नहीं रहता, साइकिल वकील आदमी चला लेता है, जब 5th होगा यही होगा। उस समय में कुत्ता स्ट्रीट डॉग को पाला था, अच्छा था, उसी कलर का था, लेकिन और उस स्ट्रीट डॉग को बहुत मैं मानता था। मेरे घर वाले डांटते रहते थे, फिर भी मैं उसको मानता था और उसको खिलाता था। तो मैं एक दिन जा रहा था किसी छोटा सा मार्केट में, थोड़ा दूर था, तो रोड से गुजर रहे थे, तो मैं साइकिल से जा रहा था, साइकिल चला लेता है बच्चा 5th में, तो मैं अपना कुत्ता को भी ले गया। ये दूसरी बात है कि ये छोटंकी नहीं चला पाता है अभी भी। तो ये जो है आपको मैं बता रहा हूं कि वह साइकिल से जब मैं जा रहा था, एकदम एग्जैक्ट सही घटना में, इसमें कुछ नहीं, इसीलिए मैंने वो पेपर को भी इससे कनेक्ट किया। तो वह कुत्ता जो है जा रहा था मेरे पीछे, मेरे बहुत खुश थे, इसको ले जा करके घर वाले इसको चाय नहीं पीने देते, और जो ब्रेड आता है फूला हुआ एक पाव रोटी जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन, पाव जैसा रहता है, वह इसको मैं खिलाऊंगा ले जा करके, छुप करके, पापा नहीं जानेंगे, इसको पाव रोटी खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, ये दुकान में मैंने बैठ कर खाएगा, खरीद कर मैं खिलाऊंगा। छोटा बच्चा में कुत्ता पालना कितना अच्छा लगता है तुम भी समझ सकते हो। उस कुत्ते को मैं ले गया, ले जाते जाते दुर्भाग्यवश एक जीप धक्का मारी और कुत्ता मर गया। जैसे हम इस कुत्ता को मरते देखे, इतना दिन में वो कुत्ता कभी भी मुझे याद नहीं आया होगा, और जैसे वो मरा तुरंत मेरे दिमाग में वह चीज आ गया। यानी माइंड जो है का भी पार्ट जो है, मेमोरी पार्ट क्वांटाइज है मेरे अनुसार, और वह क्वांटाइज है तो आपको जान कर ताज्जुब होगा कि वह जो है सिमेट्री को एक्सेप्ट कर लिया। वह कुत्ता के साथ, इस कुत्ता के साथ जो घटना घटी उस कुत्ता के साथ घटी, और सिमिलर कलर वलर थोड़ा मिला, तुरंत दिमाग मेरे में वह कुत्ता आ गया। यानी वह भी माइंड का भी पार्ट है कि वो क्वांटाइज चीज को मेमोरी में डालता है। और अभी हम चाय नाश्ता कर रहे थे बैठकर, तो मैं इस बात को वाइफ को बताया, तो वाइफ को जो है ये एमएड में पढ़ाती है, तो इनको साइकोलॉजी पर भी रिसर्च करना पड़ता है, तो उन्होंने बताया कि ये साइकोलॉजी में लॉ है। और आप देखिए ये साइकोलॉजी में भी कोई लॉ है ऐसा, उन्होंने बताया। मैं तो उतना साइकोलॉजी तो जानता नहीं हूँ, उतना साइकोलॉजी के थ्योरी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आइंस्टाइन जो बात बोला कि सिमेट्री, कि भाई कोई चीज अंदर अगर डिस्क्रीट है, अलग अलग है, तो बाहर कैसे कंटिन्यूअस निकलेगा, उसको डिस्क्रीट ही निकलना चाहिए। वही तो फोटोन थ्योरी हो गया एक तरह से। देखिए कितना हम लोग घूमते फिरते, एक थ्योरी कितनी बड़ी थ्योरी है, एक पेपर है जो दुनिया को तालका मचा दिया, आज तक ले मचाए हुए, और उसको हम लोग जनरल भाषा में बात करने लगे कि वो सिमेट्री है। भाई अंदर अगर यूनिट सेल्स बने हुए मॉलिक्यूल्स में एनर्जी है, तो निकलेगा भी तो उसी तरह एनर्जी के फॉर्म में निकलेगा, डिस्क्रीट फॉर्म में ही निकलेगा, जो फोटोन नाम दिया गया। इन सिमिलर फैशन आज जो मेरे साथ वो घटना घटी और मेरी जो दिमाग में जो बात गई, वो भी यही बात है। वो माइंड भी एक्सेप्ट कर रहा है क्वांटाइज्ड चीज, जो जैसा घटना वैसा चीज को एक क्वांटाइज्ड फॉर्म में वह मेमोरी में डाल रहा है। इसलिए मैं आपको ये स्टोरी बताया। और इसके साथ साथ एक और अच्छी भी बात हुई
कि 100 ईयर्स है, तो इस पर 4-5 दिन हम लोग, हम ही तो मतलब अब हमारा तो खत्म हो गया, तुम क्या करोगे।